हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपनी कंप्यूटर सीरीज का सेकंड पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कंप्यूटर लैपटॉप में, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, प्रिंटर, जो कि बाहर से लगे रहते हैं या फिर मदरबोर्ड में लगे रहते हैं, फिजिकल पार्ट जो होते हैं आपके कंप्यूटर के, उसी को हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक फिजिकल पार्ट, एक आपका प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। जैसे हार्डवेयर हो गया वो फिजिकल पार्ट हो गया, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जैसे आपके प्रोग्राम हुए, विंडो, वर्ड, ये सब जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। और फिजिकल पार्ट जैसे ये हार्डवेयर, आपके कीबोर्ड, रैम, माउस, प्रिंटर, तो ये सब आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, हम लोग ने देखा ना पीछे भी कि हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर। तो ये सारे जो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, ये कैसे कनेक्टेड रहते हैं और कैसे एक साथ काम करते हैं, वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। ये एक तरीके के कंप्यूटर डिजाइन है। तो ये बताती है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो कैसे कनेक्टेड है और कैसे एक साथ काम कर रहे हैं, वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। The computer architecture is the basic design, structure, and behavior of the computer, describing how hardware component work together to execute program। ठीक है, तो हार्डवेयर कैसे कनेक्टेड है, ये आपके माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये कैसे कनेक्टेड है और कैसे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कैसे तीनों, जैसे आपका कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी या इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे आपका डाटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, कैसे आपका डाटा एड्रेस कैसे फ्लो कर रहा है, और कैसे आपका इंटरेक्शन चल रहा है, मतलब कैसे आपके सिग्नल्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके समझ लीजिए ये ब्लूप्रिंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक तरीके का आपके कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो बताता है कि कौन सा हार्डवेयर कौन कहाँ कनेक्टेड और कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो जैसे ये इनपुट डिवाइस है, ये सीपीयू की यूनिट सिग्नल भेज रही है, ये आउटपुट डिवाइस सीपीयू से सिग्नल ले रही है, ये मेन मेमोरी है, कनेक्टेड है सीपीयू से, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर प्रोसेसर, रजिस्टर, ठीक है, ये सब जो कंट्रोल यूनिट, ये सब कनेक्टेड है। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है और कैसे काम कर रहे हैं मिलजुल के, उसी को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। अच्छा, अब आईपीओ या आईपीओ मॉडल क्या होता है, तो पहले फुल फॉर्म देखते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, आई पी ओ एस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये बताता है कि वर्किंग साइकिल क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। मतलब आप पहले किसी भी अपने कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, ठीक है, प्रिंटर के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप इनपुट देंगे पहले, ठीक है। मान लीजिए आपने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया, कोई डाटा दिया, वो कंप्यूटर पहले उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। आपने कुछ कैलकुलेशन दिया, उस कैलकुलेशन को प्रोसेस करेगा और फिर उसका वो आउटपुट देगा, जो आप अपने मॉनिटर पे देख पाएंगे। और वो भी जो भी आउटपुट देगा, वो जो उसका रिजल्ट होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वो यहाँ स्टोर भी हो जाएगा। जो रिजल्ट देगा वो स्टोरेज में, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये तरीका है कंप्यूटर के काम करने का, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से, माउस से, ये इनपुट हो गया आपका, आपने क्या डाटा दिया, ठीक है, कंप्यूटर को, उसे कहेंगे इनपुट। फिर सीपीयू ने, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, उसमें जो भी काम करना था, जैसे कैलकुलेट करना था या कोई शॉर्टिंग करनी थी, किसी तरह का भी कोई जो काम था, वो कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया। उसके बाद उसको आउटपुट दे दिया, मतलब आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, स्पीकर पे, कोई ऑडियो हुआ तो स्पीकर पे, प्रोजेक्टर पे, उसका आपको आउटपुट दे दिया, मतलब आपने उसे देख लिया। और वो जो डाटा था, जो रिजल्ट आया, वो स्टोर हो गया किसमें, आपके हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, ठीक है, जो भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी उसमें स्टोर हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं आईपीओएस मॉडल, जिसपे कंप्यूटर काम करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एटीएम मशीन, एटीएम में आपने इनपुट डाला, आपने पिन डाला, आपने सेलेक्ट किया कि मुझे पैसा निकालना है। अब कंप्यूटर ने प्रोसेस किया कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और इन्हें कितने पैसे निकालना है, और आउटपुट में आपको पैसा मिल गया, पैसा और रिसिप्ट आपको मिल गई। और जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो आपके स्टोर हो गया, जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो स्टोर हो गया आपके बैंक अकाउंट में कि इनने इतना रुपए निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी आईपीओएस मॉडल पे ही बेस है।
अब जो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, उसके पार्ट कितने होते हैं? तो कितने पार्ट होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्ट के? एक सीपीयू हो गया आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू। दूसरा मेमोरी, जिसमें डाटा स्टोर होता है। और दूसरा हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिससे आप इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो तीन मेजर पार्ट होते हैं किसके? आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के तीन मेजर पार्ट होते हैं, एक सीपीयू, एक मेमोरी, और तीसरा है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब कितने टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइप देख लेते हैं जो मेन फेमस है। जैसे पहला हो गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, फिर दूसरा है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तीसरा है RISC आर्किटेक्चर, दूसरा है CISC आर्किटेक्चर, सुपर स्केलर और मल्टी कोर, ठीक है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहला है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन ने बनाया था, कब? 1945 में। और यही आर्किटेक्चर सारे जितने मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो इसी के बेसिस बने हैं। ये फाउंडेशन है सारे मॉडर्न आर्किटेक्ट, ये फाउंडेशन है जितने मॉडर्न कंप्यूटर बने हैं वो इसी के बेसिस पे बने हैं। फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है। इसमें इधर इनपुट हो गया और इस साइड आउटपुट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखता है आपका ये आर्किटेक्चर। अच्छा, इसमें बात क्या है कि जो इसमें इंस्ट्रक्शन है और प्लस डाटा, वो एक ही मेमोरी में स्टोर रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे सीपीयू को कुछ काम करना है, तो सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन लेगा पहले, है ना। वो इंस्ट्रक्शन लेके क्या काम करना है, और वो इंस्ट्रक्शन लेके फिर वो उस डाटा को लेके आएगा, जो जिस डाटा पे काम करना है उस डाटा को उस मेमोरी से लेके आएगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन लेगा फिर डाटा लेगा, तो क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर है तो एक एक करके लेगा। पहले इंस्ट्रक्शन लेगा फिर डाटा लेगा, तो एक एक करके काम करेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन लेगा उसके बाद वो डाटा लेगा सेम मेमोरी से, तो ये थोड़ा स्लो होता है। तो सिंगल मेमोरी फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन। वॉन न्यूमन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ही मेमोरी होती है जिसमें डाटा भी स्टोर होता है और आपका इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा एक दूसरी है, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये भी इसी तरह का सेम होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि इसमें सेपरेट मेमोरी होती है इंस्ट्रक्शन के लिए और डाटा के लिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मान लीजिए सीपीयू है जो, वो एक जगह से इंस्ट्रक्शन ले लेगा और साथ ही साथ दूसरी जगह से डाटा ले लेगा दूसरी मेमोरी से। तो क्या होगा? काम तेज हो जाएगा, काम जो है तेज हो जाएगा, मतलब तेज काम कर पाएगा। तो वॉन न्यूमन में सेम मेमोरी रहती है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन फीड रहते हैं, और हार्वर्ड में मेमोरी अलग अलग रहती है इंस्ट्रक्शन और डाटा की, इसलिए ये थोड़ा फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। ये दिक्कत आती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आपसे पूछें कि क्या बॉटलनेक है, मतलब बॉटलनेक मतलब डिसएडवांटेज क्या है इसका? क्योंकि सीपीयू की स्पीड लिमिट हो जाती है, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन सेम बस मतलब सेम मेमोरी से आते हैं। तो एक बार में पहले इंस्ट्रक्शन आएगा फिर डाटा आएगा, इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो ये हो गया आपका वॉन न्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी प्रोसेसर या आर्किटेक्चर कंप्यूटर का होता है, इसमें जो है सिंपल इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब एक बार में एक काम करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन सिंपल रहेंगे, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन होंगे और धीम एक बार में एक काम निपटाएंगे। तो इससे क्या होगा कि काम जल्दी होगा और पावर कम कंज्यूम होगी। एक बार में एक काम रहेगा ना, तो एक बार काम कर लिया फिर दूसरा काम आया, तो इस तरीके से क्या होगा कि काम जल्दी भी होगा और पावर भी कंज्यूम कम होगी। तो ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन वन क्लॉक साइकिल, मतलब एक बार में एक काम करो। और जो इनके इंस्ट्रक्शन भी रहेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन जाएंगे काम करने के लिए प्रोसेसर सीपीयू को, वो भी सिंपल रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे। तो एक बार में एक काम निपटाएगा और थोड़ा फास्ट भी होगा और पावर भी कम लगेगी। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, इनमें यूज़ होते हैं।
तभी तो आप देखते हैं ना, आपके जो मोबाइल फ़ोन है आपके लैपटॉप से ज़्यादा फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें यही यूज़ होता है, उनके प्रोसेसर में यही यूज़ होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इनका एडवांटेज क्या रहता है, ये तेज़ होते हैं, क्योंकि इनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तेज़ होते हैं, हीट भी कम जनरेट होती है, और हार्डवेयर की भी ज़रूरत कम होती है। हार्डवेयर की भी ज़रूरत कम होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि भाई एक बार में एक काम करेगा तो प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा हम लोग को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने होंगे, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा, हर काम के लिए हर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने हो जाएंगे फिर। दूसरा आता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो काम दिया जाता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन दे दिया उसमें बहुत सारे काम हो जाएंगे, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम हो जाएंगे, वन इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन रहते हैं इसमें, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम दिया जाता है, एक ही इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम हो जाएंगे। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे अपने जो लैपटॉप है, पीसी है, इनमें यही जो प्रोसेसर होता है वो यूज होता है। जैसे एग्जांपल इंटेल का प्रोसेसर या एएमडी का प्रोसेसर, उसमें इसी टाइप का आर्किटेक्चर यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़े स्लो होते हैं, ये जो है, ये आपके RS80 से थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रहते हैं थोड़े से, और बहुत सारे काम एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, तो थोड़े स्लो होते हैं और थोड़े पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इनमें बैटरी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए आप देखते होंगे ना, जैसे आपको जब मोबाइल लेते हैं तो आपको बैटरी की चिंता रहती है ना, कि बैटरी जल्दी ना खत्म हो जाए। तो इसीलिए इसमें ये वाले मोबाइल्स में ये वाले प्रोसेसर यूज होते हैं, जिनमें बैटरी थोड़ी आपकी बची रहे, बैटरी ज़्यादा देर चले। लेकिन हम लोग जब लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं तो हम लोग बैटरी पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग को चाहिए कि कॉम्प्लेक्स काम जल्दी से हो जाए। तो इसलिए जो पीसी और लैपटॉप्स में है, वो ये वहाँ पर ये वाले जो आपके प्रोसेसर हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, CISSC। तो इसका एडवांटेज क्या रहता है कि थोड़े जो बड़े काम होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ही लाइन्स में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा स्लो रहते हैं, पावर बहुत लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रहता है। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रहता है तभी थोड़े बड़े रहते हैं ये। तो ये डिफरेंस है आपका इन दोनों में। ये देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़े सिंपल रहते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। इसमें एक बार में एक इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है, एक बार में एक ही काम होगा, इसमें बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं। ये थोड़ा पावर जो है इसकी थोड़ी कह सकते हैं कम पावर लेता है, बैटरी ज़्यादा देर चलती है। ये थोड़ी ज़्यादा पावर लेता है, इसका हार्डवेयर सिंपल होता है, इसका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये मोबाइल में यूज़ होता है, ये ज़्यादातर लैपटॉप या पीसी में यूज़ होता है। लेकिन आजकल जो है एप्पल जो है इसे लैपटॉप में भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। एप्पल जो है अब इसे लैपटॉप में भी यूज़ कर रहा है। आगे देखते हैं मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड ये कुछ देखिए ऐसा दिखता है, आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगा रहता है वो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो इसमें बहुत से सॉकेट रहते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मदरबोर्ड है, इसमें दुनिया भर के सॉकेट है, जैसे रोम का एक अलग सॉकेट है, हार्डवेयर का अलग सॉकेट है, पावर कनेक्टर अलग है, सीपीयू का अलग सॉकेट है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का मदरबोर्ड दिखता है, जिसमें आपके यहाँ प्रोसेसर लगेगा, ठीक है, यहाँ प्रोसेसर लगेगा। तो ये अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड रहता है ये मदरबोर्ड, तो इसी को पूरा हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। जिस तो एक मदरबोर्ड क्या है, आपका एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट कनेक्ट रहते हैं। अब अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कामों के लिए। जैसे कोई बड़ा लैपटॉप या पीसी है तो उसमें बड़ा लगेगा स्टैंडर्ड ATX, इसमें कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें आप बहुत सारे हार्डवेयर लगा सकते हैं। जब आपको कम हार्डवेयर लगाने हो, कम कंपोनेंट चाहिए हो, तो आप माइक्रो ATX यूज़ कर सकते हैं छोटे लैपटॉप के लिए। फिर मिनी और नैनो, जैसे आप एम्बेडेड मशीन हुई जहाँ चिप लगानी है, जैसे वॉशिंग मशीन में, ओवन में, फ्रिज में, वहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं मिनी या नैनो, ठीक है, या पीको। तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ATX का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और ITX का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। अब हम लोग बात करते हैं CPU की।
तो सीपीयू क्या है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि सीपीयू जो है सारे काम, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कम्युनिकेशन, ऑपरेशन, कैलकुलेशन, वो कौन करता है? वो करता है आपका सीपीयू। इसीलिए कहते हैं सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, वो मेन ब्रेन है पूरे कंप्यूटर का। क्योंकि जितने भी आपके कंप्यूटर के काम हैं, जितने भी आपके प्रोसेस हैं, जितने भी आपके कम्युनिकेशन के, ऑपरेशन के प्रोसेस हैं, वो कौन करेगा? सीपीयू करेगा। तो सीपीयू मतलब है कि सारा काम करना। ठीक है, सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म कैलकुलेशन, कंट्रोल्स ऑपरेशन, कम्युनिकेट विद मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। ठीक है, तो सीपीयू पास चार काम रहते हैं। पहला, फेच इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या काम करना है उसे निकालना, जो काम मिला है उसे डिकोड करना, डिकोड इंस्ट्रक्शन उसे एग्जीक्यूट करना, और फिर उसके स्टोर को, रिजल्ट को स्टोर कर देना। तो ये चार काम करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मशीन साइकिल। इसी को हम लोग कहते हैं मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसी को हम लोग कहते हैं मशीन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये देखिए, मान लीजिए आपने, ये सीपीयू है, प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर आपका जो यूज होता है। आपने सीपीयू को कोई काम दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उस इंस्ट्रक्शन को फेच किया, उसे डिकोड किया कि क्या काम है, फिर उसे एग्जीक्यूट कर लिया उस, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर कर दिया, फिर दोबारा फेच किया, फिर डिकोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया। ये हो गया मशीन साइकिल। इसी बीच मान लीजिए आपने जो काम कर रहा था, इसी बीच आपने इंटरप्ट कर दिया किसी माउस से या कीबोर्ड से, तो फिर रुक जाएगा वहीं पर। ठीक है, अगर उसने इंटरप्ट कर दिया तो फिर सर्विस रुक जाएगी, अगर नहीं किया इंटरप्ट तो फिर दोबारा चालू हो जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो ये हो गया आपका पूरा मशीन साइकिल। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट कौन सा सीपीयू के, देख लेते हैं। देखिए, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। ये देखिए, ये एएलयू हो गया, ये रजिस्टर हो गया, और ये कंट्रोल यूनिट हो गई। तो ये सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं मेनली, रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। समझते हैं इन चीजों को। पहले आता है आपका एएलयू। एएलयू फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी आपके कैलकुलेशन है मैथमेटिकल या लॉजिकल, वो सारा एएलयू करता है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन हुआ जैसे एंड और नॉट के, या कंपैरिजन हुआ। ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है आपका एएलयू। ठीक है, तो एएलयू क्या करता है? जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है आपके, आप देते हैं, जो भी आप ऑपरेशन देंगे, जिसमें भी कैलकुलेशन है, वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। ठीक है, तो एवरी मैथमेटिकल और लॉजिकल डिसीजन ऑफ कंप्यूटर हैपन इन एएलयू। तो ये ऐसे कैलकुलेटर ऐप में, शॉर्टिंग में, सर्चिंग में, या फिर प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। एएलयू का प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारा एएलयू करता है। फिर दूसरा आता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं सीपीयू के, उन्हें संभालता है। ठीक है, कौन सा डाटा कहाँ आना है, कौन सा डाटा कहाँ जाना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, जितने को, तो ये जितने भी सिग्नल्स हैं, कंट्रोल, जितने भी सिग्नल है सीपीयू के, वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल द कंट्रोल एंड गिव सिग्नल्स। वो जितने भी सिग्नल्स आते हैं जाते हैं उन्हें सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, सीयू कंट्रोल द एंटायर वर्किंग ऑफ सीपीयू एंड कोऑर्डिनेट विद ऑपरेशन। क्या क्या काम करता है? जैसे कोई मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन निकालना हो, उसे उसके इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का सिग्नल हो, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन को मैनेज करना हो, ठीक है, परफॉर्म इंटरप्ट हैंडलिंग, कोऑर्डिनेट विद बस सिस्टम, जितने भी काम हैं सीपीयू के, उसके सिग्नल देना लेना, कहाँ से कौन सा डाटा आएगा जाएगा, वो सारा काम कौन कंट्रोल करता है? वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर है ये, कि कौन सा डाटा कहाँ से आएगा जाएगा वो कौन मैनेज करेगा? वो करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। इसे हम लोग कह सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर मैनेजिंग ऑफ डाटा फ्लो। ठीक है, अगला क्या है? रजिस्टर आपका।
रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर एक तरीके की मेमोरी है सीपीयू के अंदर। रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है, ठीक है। ये हाई स्पीड मेमोरी है। इसका क्या मतलब है? मतलब सीपीयू के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई डाटा अगर सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है कोई, तो वो सीपीयू किस में स्टोर कर लेता है? रजिस्टर में। कोई रिजल्ट आता है तो किस में स्टोर हो जाता है? रजिस्टर में। कोई एड्रेस या कोई डाटा आता है तो किस में पहले स्टोर होता है? वो रजिस्टर में। रजिस्टर आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट ऑफ अ सीपीयू। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो एड्रेस स्टोर करती है, रिजल्ट स्टोर करती है। इससे क्या होता है कि सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सीपीयू कोई काम कर रहा है। अब सीपीयू वो डाटा मान लीजिए एचएसडी आपका एसएसडी से लेगा, ठीक है, तो उसे बहुत दूर से लेना पड़ेगा। ये मेन मेमोरी है, वहां से पहले फेच करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर खुद की मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी है। अब उसके बाद वो पहले से ही वो डाटा होगा तो सीपीयू जल्दी काम कर पाएगा ना। अगर सीपीयू पास वो पहले से ही डाटा होगा रजिस्टर के अंदर तो सीपीयू जल्दी काम कर पाएगा। तो सीपीयू के पास थोड़ा बहुत डाटा जो उसे तुरंत चाहिए रहता है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर रहता है, ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए और जल्दी काम कर पाए। क्योंकि आपका हार्ड डिस्क से डाटा लेने में टाइम लगेगा सीपीयू को, ठीक है। और मान लीजिए सीपीयू ने कोई रिजल्ट दिया तो वो भी पहले इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए ये रजिस्टर जो है एक मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, ये यूज होती है। अब अलग अलग तरीके के रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं, जैसे प्रोग्राम रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे प्रोग्राम रजिस्टर है, ठीक है, कुछ इस टाइप के रजिस्टर होते हैं और ये रजिस्टर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर डिवाइड होते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए प्रोग्राम रजिस्टर है तो ये क्या होल्ड करेगा? जो भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब जो भी काम सीपीयू को अगला करना है वो कहाँ से आएगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू का काम करना है उसका एड्रेस एड्रेस कौन होल्ड करेगा? पीसी काउंटर। आईआर काउंटर क्या स्टोर करेगा? जो काम इस टाइम चल रहा है, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन होल्ड करेगा। जो सीपीयू काम कर रहा है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या स्टोर करेगा? स्टोर मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डाटा मस्ट बी फेच्ड। जहाँ से डाटा आएगा उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा कि डाटा कहाँ से हमें उठाना है सीपीयू को, उसका एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है। एमडीआर क्या स्टोर करेगा? मेमोरी डाटा रजिस्टर। जो डाटा आया है मेमोरी से, ठीक है, ये तो एमएआर तो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा जहाँ से डाटा आएगा। और जो डाटा आया है मेमोरी से वो कौन स्टोर करेगा? वो मेमोरी डाटा रजिस्टर स्टोर करेगा, ठीक है। एक होता है फिर जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। ये जनरल पर्पज यूज होता है टेम्परेरी जो रिजल्ट होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए, ठीक है। और एक होता है फिर स्टेटस रजिस्टर, एक होता है आपका स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर। ये एक तरीके का सीपीयू को डिसीजन लेने में मदद करता है। ये सिग्नल होता है एक तरीके का जो सीपीयू को बताता है कि अब कौन सा काम करना है, अब कौन सा काम हो चुका है, ठीक है। तो सीपीयू को डिसीजन लेने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सीपीयू रजिस्टर होता है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है और हर अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, ठीक है। आप कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे सीपीयू के अंदर हम लोग जैसे पाइपलाइनिंग इन सीपीयू, इसका क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए, होता क्या है कि जब भी कोई काम दिया जाता है सीपीयू को, ठीक है, जब भी प्रोसेसर को हम लोग को कोई काम देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसर क्या करता है कि उस काम को डिवाइड कर देता है। उस काम को बहुत सारे सेट में, बहुत सारे स्टेप्स में उसे डिवाइड कर देता है और फिर वो सारे जो स्टेप हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री में जो है कोई मान लीजिए असेंबली लाइन में, फैक्ट्री में कोई असेंबली लाइन लगी हुई है। कोई फैक्ट्री में असेंबली लाइन में कोई पेंट कर रहा होगा, कोई नट बोल्ट कस रहा होगा, कोई पैकिंग कर रहा होगा। तो सारा काम एक साथ चल रहा है। तो उसी तरीके से सीपीयू कोई काम आता है ना तो उस काम को तीन चार चीजों में डिवाइड कर देता है ताकि वो एक साथ होता रहे ओवरलैपिंग स्टेज में, मतलब एक साथ वो काम चलता रहे। ऐसा ना हो कि पहले एक काम हो फिर सीपीयू बैठा रहे फिर दूसरा काम हो, नहीं।
सीपीयू क्या करेगा, कोई काम आएगा उसे 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो किसी काम में कोई इंस्ट्रक्शन फच हो रहा होगा, कोई काम डिकोड हो रहा होगा, कोई काम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कहीं रिजल्ट स्टोर हो रहा होगा, तो ये सारा काम ओवरलैपिंग में एक साथ चल रहा होगा, ताकि सीपीयू खाली ना रहे और स्पीड भी ज्यादा हो जाए और जल्दी काम हो जाए, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग मींस सीपीयू ब्रेक्स द वर्क इनटू स्टेप एंड वर्क ऑन मैनी इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम, बट ईच इंस्ट्रक्शन इन द डिफरेंट स्टेप बाय ओवरलैपिंग स्टेजेस, ठीक है। तो सीपीयू काम को डिवाइड कर देता है और वो सारा काम एक साथ चला करता है फिर, ठीक है। तो सीपीयू कभी फिर खाली नहीं बैठता और काम भी जल्दी खत्म हो जाता है स्पीड के साथ, उसे कहते हैं पाइपलाइनिंग इन सीपीयू। अब अगर मान लीजिए यही पाइपलाइनिंग रुक जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पाइपलाइन हैजार्ड, ठीक है। कंप्यूटर में एक टर्म दिया गया है पाइपलाइन हैजार्ड। मान लीजिए पाइपलाइनिंग का जो आप काम चल रहा है, सीपीयू कर रहा है, वो किसी तरह रुक जाता है तो उसे कहेंगे हम लोग पाइपलाइन हैजार्ड। अब मल्टी कोर सीपीयू क्या होता है? मल्टी कोर सीपीयू मतलब ये होता है कि एक ही सीपीयू के अंदर बहुत सारे सीपीयू, ठीक है। बहुत सारे सीपीयू मतलब क्या है? मल्टी कोर सीपीयू मींस वन प्रोसेसर चिप दैट हैड वन मोर देन सीपीयू इनसाइड, ठीक है। ये एक मेन सीपीयू है, इसके अंदर 4 कोर है, तो 4 कोर अलग चार सीपीयू हैं, ठीक है। ये 4 कोर हैं जो ये अलग 4 खुद में सीपीयू हैं, जो ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर मतलब 4 कोर है इसके अंदर, तो इसके 4 कोर अलग खुद में सीपीयू हैं, ठीक है। तो मल्टी कोर सीपीयू का मतलब यही होता है कि जो जितने भी कोर होंगे वो अलग खुद में एक सीपीयू होंगे। डुअल कोर में 2 सीपीयू होंगे एक ही सीपीयू के अंदर, ऑक्टा कोर में 4 सीपीयू होंगे, हेक्सा कोर में 6 सीपीयू होंगे, ऑक्टा कोर में 8 सीपीयू होंगे। आपने जैसे अपने प्रोसेसर देखे होंगे अपने मोबाइल के या फिर अपने लैपटॉप के, तो उस पर लिखा रहता है ऑक्टा कोर सीपीयू या फिर, ठीक है, क्वाड कोर सीपीयू, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर 4 सीपीयू हैं, 4 कोर हैं और वो खुद में सीपीयू की तरह काम करते हैं। अब देखिए, जितने ज्यादा सीपीयू उतना ज्यादा अच्छा काम, क्योंकि जितना ज्यादा सीपीयू होंगे उतना तेज काम करेंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब है ऑक्टा कोर ज्यादा फास्ट होगा क्वाड कोर से। तो जितने ज्यादा सीपीयू उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका, उतने ज्यादा मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो जितने ज्यादा सीपीयू होंगे, जितने ज्यादा कोर होंगे, उतनी ज्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग होगी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, उस सीपीयू का। तो डुअल कोर से ज्यादा फास्ट होगा आपका ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर से फास्ट होगा हेक्सा कोर, हेक्सा कोर से फास्ट होगा आपका ऑक्टा कोर। और जो हर सीपीयू है वो खुद में अलग हर कोर जो है वो खुद में एक अलग अलग सीपीयू की तरह बिहेव करता है, मतलब उसका खुद का एएलयू होता है, खुद का रजिस्टर होता है, खुद का कंट्रोल यूनिट होता है। अब देखते हैं हम लोग थ्रेडिंग इन सीपीयू, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले आप समझिए थ्रेड क्या है। थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क आ सीपीयू कैन हैंडल। तो सीपीयू जो काम करता है, जो आपका प्रोसेसर काम करता है, जो सिंगल वर्क है, उसे हम लोग थ्रेड कहते हैं। जो सिंगल वर्क का सीपीयू काम कर रहा है उसे हम लोग थ्रेड कहते हैं, ठीक है। और ये थ्रेड जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क है, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क जो है उसे हम लोग थ्रेड कहते हैं सीपीयू का। अब थ्रेडिंग क्या होती है? जब सीपीयू जो है मल्टीटास्किंग करे, मतलब एक साथ बहुत सारे काम करे और उन्हें आपस में स्विच करता रहे। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए सीपीयू 2 काम कर रहा है एक साथ, ठीक है। पहला थोड़ा सा कुछ काम किया और स्विच कर लिया, दूसरा काम करने लग गया, फिर स्विच कर लिया, फिर तीसरा काम करने लग गया, ठीक है। ऐसे समझिए, आप एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए एक किचन है, उसमें एक शेफ है, ठीक है। अब शेफ एक तरफ सब्जी बना रहा है और एक तरफ रोटी बना रहा है या दाल बना रहा है कुछ, तो ये मल्टीटास्किंग कर रहा है। पहले सब्जी बना लिया थोड़ी देर, फिर रोटी पे आ गया, फिर सब्जी पे चला गया, फिर रोटी पे आ गया, तो ये मल्टीटास्किंग कर रहा है। तो शेफ यहाँ पर कौन है? सीपीयू है, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर रहा है, पहले थोड़ा काम इधर कर लिया, फिर थोड़ा काम सा इधर कर लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मीन्स अ वन सीपीयू कैन वर्क मोर देन वन टास्क बाय स्विचिंग वेरी फास्ट और वर्किंग इन पैरेलल, ठीक है। तो वो आपस में स्विच करता रहता है, पहले थोड़ा इधर काम कर लिया, फिर थोड़ा इधर काम कर लिया, तो एक साथ 2-3 काम साथ में चलते रहते हैं। अब टाइप ऑफ थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेड क्या होता है? सिंगल थ्रेडेड मतलब
जब सीपीयू एक साथ एक टाइम में एक ही काम करे तो उसे कहते हैं सिंगल थ्रेड। ये पुराने सीपीयू में होता था, ठीक है, अब तो नहीं होता, अब तो बहुत सारे मल्टीटास्किंग हो गया है। अब मल्टी थ्रेड क्या होता है? जब एक ही कोर, जब मतलब आपका एक सीपीयू मल्टीपल काम करे, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड हो, एक साथ दो दो तीन काम कर रहा है और आपस में स्विच कर रहा है उन्हें, ये होता है मॉडर्न सीपीयू में। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है? ये नई टेक्नोलॉजी है, इंटेल में आती है। इसमें क्या करता है, जो एक कोर होता है, ये देखिए एक कोर है, इसने अपने आप को दो कोर में बांट लिया, दो लॉजिकल सीपीयू में बांट लिया। अब ये अलग काम करेगा थ्रेड, और ये अलग काम करेगा, अपना मल्टीटास्किंग थ्रेडिंग करेगा, तो और जल्दी काम हो गया और बहुत सारे एक साथ काम हो गए, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइपर थ्रेडिंग में क्या होता है, एक कोर अपने आप को दो लॉजिकल कोर में बांट लेता है, ठीक है, और दोनों लॉजिकल कोर के अपने अपने अलग काम हो गए, अपने अलग थ्रेडिंग हो गई, ठीक है। तो एक मान लीजिए 4 कोर का सीपीयू है, तो हाइपर थ्रेडिंग के अंदर वो 8 थ्रेड का काम करेगा, तो इसे कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग, जिसमें एक कोर अपने आप को दो कोर में बांट लेता है, जिन्हें लॉजिकल सीपीयू कहते हैं। तो ये हो गई आपकी थ्रेडिंग इन सीपीयू। अब हम लोग कुछ पोर्ट देख लेते हैं, जो कंप्यूटर में आप देखते होंगे, अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कुछ पोर्ट होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया, ठीक है। ये सब जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, या फिर ऑडियो वीडियो के लिए ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम लोग पोर्ट कहते हैं। फिजिकल पोर्ट होते हैं जो जो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई आपको एक्सटर्नल, आपको पेन ड्राइव लगानी है, ठीक है, आपको माउस लगाना है या आपको कीबोर्ड लगाना है, तो जो पोर्ट यूज़ होते हैं उन्हीं को हम लोग देखते हैं अब। तो ये देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्ट हैं, जैसे एचडीएमआई मॉडेम के लिए पोर्ट है, और फिर सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। चलिए देखते हैं ना। तो सबसे जो हम लोग कॉमनली यूज़ होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है यूएसबी पोर्ट। उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी प्रोवाइड डाटा एंड पावर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब, जैसे आप कभी आपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करिए, तो आप जो है उसमें क्या करते हैं, आप डाटा भी, फोटो भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहता है साथ में, ठीक है। डाटा भी ट्रांसफर हो रहा है उसी उससे, और पावर भी, आपका मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं। तो जैसे ये यूएसबी टाइप है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते करते हैं हम लोग, ये यूएसबी टाइप बी, ठीक है, ये हम लोग पहले यूज करते थे प्रिंटर में, अब भी कहीं कहीं प्रिंटर में यूज होता है। ये यूएसबी का ही टाइप ए का 0.3 वो है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं इसमें ये नीला नीला रहता है, इसका मतलब ये थोड़ा फास्ट है। ये मिनी यूएसबी, ठीक है, ये पुराने कैमराज में, फोन्स में। ये माइक्रो यूएसबी, ये भी पुराने फोन्स में यूज होती थी। आजकल के जो फ़ोन में है उसमें यूएसबी टाइप सी है, ये रिवर्सिबल है, मतलब इसे आप सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ से काम करती है। और ये माइक्रो यूएसबी माइक्रो बी, ये और पुराने कैमराज में यूज़ होती थी, ठीक है। तो अब वर्जन देख लेते हैं। यूएसबी 1.1 जो पहले, थोड़ा अब तो नहीं यूज़ होता, बहुत पहले यूज़ होता था, जिसकी स्पीड 12 एमबीपीएस रहती थी। फिर आपका यूएसबी 2.0 आया, ठीक है, इसकी स्पीड लगभग 480 एमबीपीएस। फिर 3.0 जो ब्लू कलर का रहता है, इसकी स्पीड लगभग आपकी 5 जीबीपीएस की रहती है। और इस टाइम जो लेटेस्ट चलते हैं, जैसे ये कहीं कहीं ये भी मिलता है, इसकी स्पीड 40 के आसपास रहती है। तो ये आपका यूएसबी पोर्ट है। फिर देखते हैं ये एचडीएमआई पोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो जब भी आपको, जैसे मान लीजिए आपको अपने लैपटॉप को किसी मॉनिटर से या टीवी से कनेक्ट करना होता है ना, तो आप एचडीएमआई पोर्ट का यूज़ करते हैं। आपको अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को आपको बड़े से टीवी पे देखना है, तो किसका यूज़ करेंगे आप? तब आप यूज़ करेंगे एचडीएमआई का पोर्ट का, ठीक है। तो कनेक्ट पीसी टू मॉनिटर, टू कनेक्ट लैपटॉप टीवी, या गेमिंग के लिए या प्रोजेक्टर के लिए आप एचडीएमआई पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो एचडीएमआई पोर्ट दोनों चीज़ कैरी करता है, मतलब ऑडियो भी कैरी करता है और वीडियो भी कैरी करता है, याद रखिएगा। एचडीएमआई पोर्ट दोनों कैरी करता है, ऑडियो प्लस वीडियो। तो ये देखिए कुछ एचडीएमआई टाइप हैं, स्टैंडर्ड है, मिनी, मैक्रो। तो मोस्टली यूज होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। अब ये आ गया वीजीए पोर्ट। इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये अब पुराना पोर्ट हो गया, ये एनालॉग पोर्ट था, ये डिजिटल पोर्ट नहीं, ये एनालॉग पोर्ट था, पहली बात तो ये याद रखिए। और ये पहले जो मॉनिटर होते थे हम लोग के पुराने, उनमें यूज होता था। इसमें 15 पिन होती है ये, ठीक है।
ये आपका 15 पिन हो गए, और ये आपका जो इसका कनेक्टर है, इसे फीमेल पार्ट कहते हैं। देखिए जो भी कनेक्टर होता है जिस पे जो पोर्ट जिससे कनेक्ट होगा, इसे फीमेल पार्ट कहते हैं, और जो केबल का पार्ट होता है उसे मेल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये अनलॉक था, डिजिटल नहीं था, बहुत धीमे काम करता था, तो अब ये बहुत कम यूज होता है। फिर आएगा आपका DVI पोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट करता था, डिजिटल और अनलॉक। ये भी अब पुराना हो गया है, अब HDMI का यूज़ ही करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी यूज़ नहीं करते अब हम लोग। ये भी मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था पहले। फिर आता है आपका डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपको बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए होता है, बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए होता है। मतलब ज़्यादातर ये मेनली गेमिंग के लिए या फिर हाई एंड मॉनिटर्स के लिए यूज़ होता है, 4K, 8K। ठीक है, इस टाइप के मॉनिटर्स के लिए या गेमिंग के लिए जहाँ रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा चाहिए होता है, जहाँ रेजोल्यूशन बहुत अच्छा चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग डिस्प्ले पोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है ज़्यादातर, डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा इसे कह सकते हैं ये एडवांस है, HDMI से थोड़ा सा एडवांस है डिस्प्ले पोर्ट। फिर आके आपका ईथरनेट पोर्ट। ये मेनली आपको जानते होंगे, ये मान ली इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये होता है आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जब आपको इंटरनेट लाइन से कनेक्ट होना होता है, ईथरनेट पोर्ट। ये देखिए ईथरनेट पोर्ट आपका। ठीक है, इसमें ये RJ मतलब है रजिस्टर्ड जैक। RJ का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, तो आप जो वायर्ड इंटरनेट यूज़ करते हैं लैन के ऊपर, तो इसी से कनेक्ट करते हैं। और लेकिन ये वाईफाई से मोर ज़्यादा स्टेबल होता है और फास्ट होता है, क्योंकि वाईफाई में तो हो सकता है कि आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, थोड़ी फ्लक्चुएशन रहते हैं वाईफाई में, लेकिन इसमें नहीं रहता। इसमें आपका ये स्टेबल भी रहता है और फास्ट रहता है वाईफाई से। फिर आपका है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। ये है आपका सीरियल पोर्ट और ये है आपका पैरेलल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट ज़्यादातर माउस हुआ, मॉडेम हुआ, इन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था पहले। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये बहुत पुराना है, अब तो यूज़ होता भी नहीं है। आप जब पुराने कंप्यूटर देखेंगे तब जाके आपको ये मिलेगा, क्योंकि अब ये सब यूएसबी से रिप्लेस हो गए हैं। अब इन्हें सबने यूएसबी ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कितनी पिन होती थी? इसमें 9 पिन होती थी, और एक टाइम पे एक बिट डाटा ये फ्लो होता था इसमें से। ठीक है, एक टाइम पे एक बिट डाटा इसमें से फ्लो होता था, और 9 पिन होती थी इसके अंदर। लेकिन अब ये यूज़ नहीं होते, अब ये सब जो है रिप्लेस हो गए यूएसबी से। और ये पैरेलल पोर्ट है, ये मेनली प्रिंटर के लिए और स्कैनर के लिए यूज़ होता था। प्रिंटर और स्कैनर के लिए यूज़ होता था। इसमें 25 पिन होती है। ये थोड़ा फास्ट होता है। पैरेलल पोर्ट जो है सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है, लेकिन अब ये भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब ये ऑडियो पोर्ट पा जाते हैं। आपने अपने पुराने डेस्कटॉप पे, जो आपका डेस्कटॉप रहता है, उसके CPU के कैबिनेट के पीछे देखा होगा, कुछ इस तरह का बना रहता है ये। जब भी आप पुराना कोई CPU देखेंगे या फिर अभी भी CPU देखेंगे, तो उसके पीछे ये बने रहेंगे। ठीक है, तो ग्रीन मतलब होता है आपका स्पीकर के लिए, पिंक मतलब होता है माइक्रोफोन के लिए, ब्लू होता है मतलब आपको आपको इनपुट देना है, ब्लैक होता है रियर स्पीकर के लिए, ऑरेंज होता है वूफर के लिए। तो ये सब आपको जो है मिलेंगे, आपको CPU के पीछे लगे रहते हैं। CPU कैबिनेट होता है जो आपका, उसके पीछे ये पाए जाते हैं। अब डिजिटल ऑडियो पोर्ट देख लेते हैं। उसमें पहले आता है आपका टोस्ट लिंक। टोस्ट लिंक का मतलब है तोशिबा स्टैंडर्ड लिंक। टोस्ट लिंक का मतलब है तोशिबा स्टैंडर्ड लिंक। ठीक है, तो ये इसका भी काम साउंड को भेजना होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? देखिए, ये है आपके, पहले तो आप केबल देख लीजिए, ये केबल है, टोस्ट लिंक की ये केबल है, और ये इसका पोर्ट है। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें जो साउंड जाता है ना, वो लाइट के फॉर्म में जाता है। इसमें जो साउंड जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है, मतलब इसके अंदर फाइबर केबल है। इसके अंदर फाइबर केबल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है। इसमें साउंड जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो यूजेस लाइट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फाइबर केबल यूज करता है, तो साउंड लाइट के फॉर्म में जाता है, तो कोई नॉइज नहीं होती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है।
ठीक है, और फास्ट भी रहता है। तो ये कुछ देखिए, ये स्क्वायर प्लग होते हैं इसका ये, ठीक है, इसके ये कुछ स्क्वायर प्लग होते हैं। फिर आप देखते हैं SPDIF, ये क्या है, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के होता है। इसमें जो साउंड जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ रूप में जाता है, साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है इसमें, वायर के थ्रू। ये इसका इनपुट है, ये देखिए, ये इसका पोर्ट है, ऑरेंज कलर का कुछ पोर्ट होता है इसका ये, ठीक है। अब फायर वायर देख लेते हैं। ये पुराना पोर्ट है, ये एप्पल ने बनाया था अपने लिए पहले, ठीक है, अब तो यूज़ नहीं होता ज़्यादा। ये एप्पल ने बनाया था डिजिटल कैमरा और वीडियो ट्रांसफ़र के लिए, और अब ये यूज़ नहीं होता, अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है थंडरबोल्ट और USB से, ठीक है। अब ये है PS2 पोर्ट, PS2 का मतलब है पर्सनल सिस्टम पोर्ट, ये IBM ने बनाया था, ठीक है, ये भी अब बहुत कम यूज़ होता है। तो ये जो इसमें पर्पल वाला है, ये वाला है, ये कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था, और ये वाला जो है वो माउस के लिए जो यूज़ होता था, ये इसकी केबल है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड के लिए यूज़ होता था और ये माउस के लिए यूज़ होता था, PS2 पोर्ट। ये भी अब यूज़ नहीं होता, इसे भी USB ने रिप्लेस कर दिया है। अब आता है थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट पोर्ट, ये हाई स्पीड पोर्ट है। जब आपको कोई, मान लीजिए आपको कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड ऐड करना है, या बहुत ही हाई क्वालिटी मॉनिटर जैसे 8K मॉनिटर या 4K मॉनिटर, या फिर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या लगानी है, SSD लगानी है, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं थंडरबोल्ट पोर्ट का। ये लगता है USB-C टाइप का ही है, ये दिखने में USB-C टाइप का ही लगता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये, ठीक है। इस पे देखिए ये सिंबल बना रहता है, ये ऐसा सिंबल जहाँ बना रहेगा ये समझ लीजिए वो थंडरबोल्ट पोर्ट है, ठीक है। ये दिखता है USB टाइप का ही है, सेम होता है, लेकिन उससे फास्ट होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड 40 तक होती है। तो मान लीजिए हम लोग को जब बाहर से कोई ग्राफिक कार्ड लगाना है, डॉकिंग सिस्टम लगाना है, या कोई बहुत ही अच्छा मॉनिटर लगाना है, या फिर हमें बाहर से एक्सटर्नल SSD लगानी है, तब इस पोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, थंडरबोल्ट पोर्ट का, ठीक है। इस सिंबल को याद रखिएगा, ये सिंबल लगा रहता है तो इसका मतलब है थंडरबोल्ट पोर्ट। अब साटा पोर्ट, साटा पोर्ट बाहर नहीं होता, साटा पोर्ट मदरबोर्ड के अंदर होता है, ये देखिए, ये साटा पोर्ट मदरबोर्ड पे होता है, ठीक है, और ये इसकी केबल है। तो जैसे मान लीजिए SSD, DVD ड्राइव, ये सब कनेक्ट करने के लिए साटा पोर्ट का यूज़ होता है, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब आता है ई साटा पोर्ट। मान लीजिए आपको कोई बाहर से हार्ड डिस्क आपको लगानी है, ठीक है, कोई हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क बाहर से लगानी है, ठीक है, तो ये ई साटा पोर्ट आता है, इसका नाम होता है एक्सटर्नल साटा पोर्ट। ये देखिए बाहर से लगानी हो, जिसकी केबल होती है, ऐसी इसकी कुछ केबल होती है, ई साटा पोर्ट। फिर आता है M2 स्लॉट, M2 स्लॉट ये भी मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, इसमें जैसे आपको SSD कार्ड, वाईफाई कार्ड या ब्लूटूथ कार्ड ये जब फिट करने होते हैं, या फिर आपको जो है अपने मदरबोर्ड की या कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बढ़ानी होती है, तब इसका यूज़ होता है M2 स्लॉट का, ठीक है। आपको मान लीजिए कंप्यूटर आपको अपग्रेड करना है, तब M2 स्लॉट के थ्रू आप कंप्यूटर को अपने अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, पोर्ट्स देख लिया हमने, ये सारे पोर्ट्स देखिए लगे हुए हैं मदरबोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स लगे हुए हैं पूरे मदरबोर्ड में। अब दो टर्म समझ लेते हैं, हॉट प्लगिंग और कोल्ड प्लगिंग क्या होती है। देखिए, जब आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जब आप अपना माउस लगाते हैं, मान लीजिए वायरलेस माउस है, या माउस या फिर कीबोर्ड लगाते हैं, या HDMI केबल लगाते हैं, तो आपको कंप्यूटर ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो प्लगिंग, जो मतलब आप जो जो प्लगिंग बिना कंप्यूटर ऑफ करे हो जाए, उसे कहते हैं हॉट प्लगिंग, ठीक है। जो कनेक्शन बिना कंप्यूटर ऑफ करे हो जाए, उन्हें कहते हैं हॉट प्लगिंग, मतलब आप कंप्यूटर को आपको ऑफ नहीं करना होता है इसमें। और कोल्ड प्लगिंग में क्या होता है कि हम लोग जो जो भी लगाते हैं वो हार्ड मदरबोर्ड पर लगाते हैं, जैसे रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, या फिर कोई भी मदरबोर्ड का कंपोनेंट हुआ, वो मदरबोर्ड पे फिट होगा, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर ऑफ करना होगा, उसे कहते हैं हम लोग कोल्ड प्लगिंग, कोल्ड प्लग, ठीक है। अब लॉजिकल पोर्ट क्या होते हैं। देखिए, जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा वो सब थे आपके फिजिकल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट मतलब जो आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, जो आप छू सकते हैं,
ठीक है, फिजिकल पोर्ट। अब हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल पोर्ट समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, लॉजिकल पोर्ट एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर का डाटा है, जो डाटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है या जा रहा है, वो डाटा कहाँ जाएगा, किस पार्ट में जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल पोर्ट। ऐसा समझिए, जैसे आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, इसमें कमरे बने हुए हैं। तो घर है आपका आईपी एड्रेस, और ये जो आपके कमरे हैं, ये है आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, तो आपके घर में सामान आया बाहर से, अब वो किस कमरे में जाएगा, वो पोर्ट नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन से पोर्ट किस घर कमरे में जाएगा, वो पोर्ट नंबर डिसाइड करेगा। ऐसा समझ लीजिए। तो लॉजिकल पोर्ट इज अ वर्चुअल सॉफ्टवेयर डोर नंबर यूज्ड फॉर कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर नेटवर्क। मतलब इंटरनेट से जो डाटा आ रहा है वो कौन रिसीव करेगा, वो डिसाइड करता है आपका लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, तो इट हेल्प द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई विच एप्लीकेशन शुड गेट द डाटा। कौन से एप्लीकेशन के पास वो डाटा जाएगा, वो डाटा ब्राउजर के पास जाएगा, वो डाटा किसी वीडियो प्लेयर के पास जाएगा, तो ये डिसाइड करता है वो। तो आपका आईपी एड्रेस आपका घर हो गया, और जो पोर्ट नंबर है वो आपका रूम होगा जहां पर डाटा जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल पोर्ट की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 65535 तक। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एचटीटीपी के लिए हम लोग कौन सा लॉजिकल पोर्ट यूज करते हैं, 80। ठीक है, एचटीटीपीएस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 443। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए हम लोग कौन सा लॉजिकल पोर्ट यूज करते हैं, 21। तो ये कुछ एग्जांपल हैं लॉजिकल पोर्ट के। अब चिपसेट क्या होता है मदरबोर्ड में, तो एक चिपसेट क्या होता है, एक स्पेशल चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर, जो आपके जितने भी कंपोनेंट है मदरबोर्ड के उन्हें कनेक्ट करती है। जैसे रैम हुआ, प्रोसेसर हुआ आपका, ठीक है, या फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुई, इन्हें कनेक्ट करने के लिए जो एक चिप लगी होती है उसे हम लोग कहते हैं चिपसेट। ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं चिपसेट, वो मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो जितने भी कंपोनेंट हैं आपके, यूएसबी, सीपीयू, जीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, उन सबको कनेक्ट करती है। तो उस चिपसेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज क्या करती है, जैसे रैम, सीपीयू, जीपीयू, इन सबको कनेक्ट करती है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के, रैम, सीपीयू, जीपीयू। तो इन सबको कनेक्ट करती है आपकी नॉर्थ ब्रिज, तो ये थोड़ी फास्ट रहती है। ठीक है, ये सीपीयू के पास ही लगी रहती है नॉर्थ ब्रिज, और ये थोड़ा फास्ट रहती है ये चिप। और दूसरी होता है साउथ ब्रिज आपका, ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, और ये थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, ये थोड़ा स्लो होती है, और नॉर्थ ब्रिज आपका फास्ट होता है। लेकिन अब जो मॉडर्न कंप्यूटर आ गए हैं, अब वो ये चिपसेट अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये सब यूज़ नहीं होता। अब वहाँ पर यूज़ होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। अब जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ गए हैं, वहाँ पर अब ये प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का चिपसेट रहती है आपके, जैसे नॉर्थ ब्रिज हुआ, ठीक है, ये रैम और सीपीयू कनेक्ट करता है। साउथ ब्रिज हुआ, ये यूएसबी और चीज, यूएसबी और बाकी साटा वाटा जैसे इन सबको कनेक्ट करता है। अब देखते हैं एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए, आपके घर में जो भी बिजली आ रही है वो एसी के फॉर्म में है। ठीक है, वो है एसी के फॉर्म में, अल्टरनेटिव करंट। और जो हम लोग का कंप्यूटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो यूज करते हैं डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। तो जो एसी आप जब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, तो वो एसी करंट को पहले डीसी करंट में बदलेगा, तब जाके वो कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो उसे बदलने का काम कौन करता है, उसे बदलने का काम करता है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, जो आपके घर में एसी करंट है, जिससे आपने लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप कनेक्ट किया, उसे कन्वर्ट करेगा डीसी करंट को, तब जाके वो कंप्यूटर के कंपोनेंट को करंट देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है आपका ये एसएमपीएस, जो आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप में लगा रहता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट को डीसी करंट पहुंचे, और हर कंपोनेंट को अलग अलग टाइप का डीसी करंट चाहिए होता है। जैसे सीपीयू को 12 वोल्ट का चाहिए होता है, मदरबोर्ड को 5 वोल्ट चाहिए होता है, और रैम को 3.3 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये भी इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट को जितना उसे रिक्वायर्ड है उतना वोल्ट करंट पहुंचे। ठीक है, तो ये काम किसका रहता है, ये काम रहता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई का। अब बस सिस्टम देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। अब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी डिफरेंट जितने भी डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड है उनके बीच में डाटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्ट कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, पार्ट या फिर सीपीयू रैम, उनके सबके बीच में, मेमोरी के बीच में, सबके बीच में डाटा फ्लो हो रहा है। तो डाटा फ्लो किसके थ्रू होता है? उसी को हम लोग कहते हैं बस सिस्टम। जैसे आपके शहर में रोड है, आपके शहर में बहुत सारी रोडें हैं जो शहर के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रही है, वो रोड ही है बस सिस्टम। ठीक है, तो बस सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफर डाटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो आपके जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट लगे हैं उनके बीच में जो एड्रेस ट्रांसफर होगा, सिग्नल ट्रांसफर होंगे, डाटा ट्रांसफर होगा, वो कौन देखेगा? वो बस सिस्टम देखेगा आपका। ठीक है, तो बस सिस्टम क्या करता है? सीपीयू से मेमोरी को कनेक्ट करता है, सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है, सीपीयू से स्टोरेज को कनेक्ट करता है। तो ये सारा काम किसका है? बस सिस्टम का। बस तीन तरह की होती है। एक होती है डाटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। देखिए ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लीजिए सीपीयू को कुछ मेमोरीज चाहिए। ठीक है, सीपीयू को कुछ डाटा उठाना है, कोई ऑडियो उठाना है, कोई वीडियो उठाना है, कोई फोटो उठानी है, तो डाटा बस वो मेमोरी से वो फोटो सीपीयू को पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये जितना भी कनेक्शन है आपस में, वो कौन करता है? बस सिस्टम। उसके लिए तीन बसें होती हैं, एक होती है डाटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। ठीक है, तो जितना भी डाटा इंटरेक्शन इधर से उधर होगा वो सारा करेगा बस सिस्टम अपनी तीन बस के थ्रू। समझते हैं? देखिए तीन तरह की बस होती है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। देखिए ये आपका जो सीपीयू है ना, मदरबोर्ड, जिसमें आप ये देखते हैं ना सिल्वर लाइन, यही है बस ट्रैक्ट। यही सब मिलकर पूरा बस सिस्टम बनाता है आपका। ये सिल्वर ट्रैक जो देख रहे हैं आप, यही पूरा मिलकर आपका बस सिस्टम बनाता है। तो पहले समझते हैं डाटा बस। जैसा नाम वैसा काम। मतलब डाटा बस जो है डाटा को सीपीयू तक पहुंचाती है। ठीक है, मेमोरी से डाटा को सीपीयू तक पहुंचाती है। ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों तरफ डाटा फ्लो होता है। सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू, सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल है, मतलब डाटा दोनों तरफ फ्लो होता है। फिर इसकी अलग अलग विथ होती है डाटा बस की, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। और जितनी बड़ी विथ होगी इसकी उतना ज़्यादा डाटा फ्लो करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा बस बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी बिट ज़्यादा होगी, उतना मतलब 64 की बिट में बहुत ज़्यादा डाटा फ्लो करेगा इन कंपेरिजन टू 8 बिट। ठीक है, तो आप समझिए 60 बिट का अगर सीपीयू है तो उसमें बहुत ज़्यादा 60 बिट तक का डाटा एक बार में फ्लो कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी बस उतना ज़्यादा डाटा फ्लो, उतना ज़्यादा सिस्टम फास्टर। ठीक है, बड़ी बस ज़्यादा डाटा फ्लो और उतना ही ज़्यादा सिस्टम फास्ट हो जाएगा आपका। अब जो एड्रेस बस है, दूसरी है आपकी एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या कैरी करती है? एड्रेस बस ये कैरी करती है कि वो डाटा कहाँ स्टोर है, वो मेमोरी में डाटा कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस कैरी करती है। ठीक है, मेमोरी है, मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होगा, है ना? और वो मेमोरी के में कौन से एड्रेस में स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस जो कैरी करती है वो कहलाती है एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरी द मेमोरी एड्रेस ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। और इसकी बात याद रखिएगा कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही तरफ फ्लो होती है। मतलब सीपीयू ही मेमोरी को कमांड देता है कि हमें इस डाटा का एड्रेस भेजो, हमें ये वाला डाटा चाहिए और इसके हमें एड्रेस दो। ठीक है, तो ये सीपीयू जो है मेमोरी कमांड देता है कि हमें इसका एड्रेस दो। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल थी, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, 32 एड्रेस बस, 64 एड्रेस बस। ठीक है, जितनी बड़ी बस होगी उतनी ज़्यादा उसकी एड्रेस कैपेसिटी होगी। फिर आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है कि जितने भी सिग्नल हैं सीपीयू से लेके मेमोरी को, और मेमोरी से सीपीयू को, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू को, या सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जितने भी कंट्रोल सिग्नल हैं कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, वो कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जितने भी कंट्रोल सिग्नल हैं वो कैरी करता है। ठीक है, मान लीजिए सीपीयू ने कोई इनपुट या आउटपुट या मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दिया, कोई सिग्नल दिया,
तो वो कौन कैरी करेगा, वो करेगी कंट्रोल बस। ठीक है, और ये भी बाई डायरेक्शनल होती है, ये भी बाई डायरेक्शनल होती है। अब देखते हैं ग्राफिक कार्ड। देखिए, ग्राफिक कार्ड क्या होता है कि एक तरीके जैसे हमने सीपीयू देखा, सीपीयू आपके वहाँ उसमें लगा होता है मदरबोर्ड में, वैसे एक ग्राफिक कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मेनली यूज होती है इमेजेस के लिए, वीडियो के लिए, एनिमेशन के लिए या फिर गेमिंग के लिए, प्रोसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना अच्छा आपका, उतना अच्छा आपका वो डाटा और इमेजेस को प्रोसेस करेगा। ठीक है, डाटा मतलब वीडियो और इमेजेस को उतना अच्छा प्रोसेस करेगा वो एनिमेशन को। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जीपीयू जो है, ग्राफिक कार्ड, वो आप अलग से भी लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जो गेमर्स होते हैं या वीडियो एडिटर होते हैं, ठीक है, वो अलग से ग्राफिक कार्ड लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, ताकि उन्हें परफॉर्मेंस अच्छी मिल सके, उनका जो वीडियो या इमेज है वो अच्छे से प्रोसेस हो सके। ठीक है, वो अलग से ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो सीपीयू के अंदर एक इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है। सीपीयू के आपके अंदर एक इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है जो ग्राफिक कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, वो इतना पावरफुल नहीं होता है, आपकी इमेज और वीडियो को प्रोसेस कर देगा, लेकिन अटकेगी, आपके हैंग करेगी, उतना अच्छा स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको स्मूथ प्रोसेसिंग चाहिए तो आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए अपने कंप्यूटर में, तो आप गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में आपको जो है वीडियो और इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफिक कार्ड है और उसके ऊपर फैन लगा रहता है ताकि वो कूल बना रहे। तो अलग अलग तरह के ग्राफिक कार्ड होते हैं, जैसे एनवीडिया का, एएमडी का। ठीक है, और उनकी खुद की मेमोरी होती है, उसे हम लोग वी रैम कहते हैं। हर ग्राफिक कार्ड की खुद की मेमोरी होती है, और उस वी रैम का मतलब है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हर ग्राफिक कार्ड की खुद की मेमोरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं वी रैम, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब कूलिंग सिस्टम देख लेते हैं। देखिए, जब आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप जब आपका काम करेगा तो आपका जो प्रोसेसर है वो गर्म होने लगता है, और प्रोसेसर गर्म हो जाएगा तो उसका जलने का और डर रहता है। ठीक है, और स्लो भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को कंप्यूटर में या लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है जो प्रोसेसर को ठंडा रखे, जिससे आपके कंप्यूटर कंपोनेंट भी सेफ रहेंगे। तो कंप्यूटर प्रोड्यूस हीट एंड कूलिंग सिस्टम कीप टेम्परेचर सेफ। ठीक है, तो जैसे आपका जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर ये कूलिंग फैन लगा होता है। देखिए, ये कूलिंग फैन है और ये हीट सिंक है, और इसके नीचे लगा होगा आपका सीपीयू, मतलब प्रोसेसर। ये पंखा चलेगा, ये उसमें हवा देता रहेगा जिससे वो प्रोसेसर ठंडा रहेगा। और ये हीट सिंक क्या करती है, मेटल की हीट सिंक लगी रहती है, ये जो उसकी हीट है उसे ऑब्जॉर्व करती है। जो प्रोसेसर की हीट है उसे अब्जॉर्व करती है, जो मेटल जो ब्लॉक है, ये प्रोसेसर या जी सीपीयू की हीट को अब्जॉर्व करता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, लिक्विड कूलिंग, मतलब आप लिक्विड के वाटर के पाइप लगा दीजिए उसमें, अपने सीपीयू कैबिनेट में। तो उससे क्या होगा कि आपका सीपीयू कैबिनेट में जो प्रोसेसर है वो ठंडा रहेगा, और जो बाकी कंपोनेंट है वो भी ठंडे रहेंगे। जैसे ऐसा देखिए, ये कुछ लिक्विड के पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके जो प्रोसेसर को ठंडा रखेंगे। ये मेनली नॉर्मल यूज़ नहीं होता, जो हाई एंड गेमिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आपने गेमर्स को देखा होगा, ठीक है, वो उनके यहाँ इसमें यूज़ होता है ये। और तीसरा आपका थर्मल पेस्ट। ये देखिए, थर्मल पेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये आपका ये प्रोसेसर है, इसमें हम लोग थर्मल पेस्ट लगा देते हैं पूरा। इससे क्या होता है कि जो हीट है वो अच्छे से ट्रांसफ़र होती है हीट सिंक को। हीट जो है, सीपीयू की हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपका जो सीपीयू है, आपका प्रोसेसर है, वो ठंडा बना रहता है। ये थर्मल पेस्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग CMOS बैटरी। पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। फुल फॉर्म है इसका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये होता क्या है, आपकी जो मदरबोर्ड है उसमें एक बैटरी लगी रहती है, ये ऐसी। ठीक है, ये बटन सेल होता है ना। मेनली ये CR2032 टाइप का होता है। ठीक है, लिथियम बैटरी रहती है जो आपके मदरबोर्ड में लगी रहती है। काम क्या करती है,
आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप अपना बंद कर देते हैं और दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम बाद स्टार्ट करते हैं, तो आपको वही एग्जैक्ट टाइम, मतलब आपका जो टाइम और डेट है बिल्कुल सही मिलती है आपको, है ना? तो वो आपका जो टाइम और डेट है वो ये मैनेज करता है। ठीक है, वो टाइम और डेट को मैनेज करता है, उसे पावर देता है कि वो एकदम उसी हिसाब से चलती रहे। दूसरा क्या करता है, दूसरा जो आप बूट करते हैं अपना कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर जब खोलते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी इसके हेल्प करता है आपको। ठीक है, तो ये जो है बैटरी है जो आपको टाइम और डेट को मेंटेन करती है। जो आपका जो BIOS है, BIOS मतलब होता है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता है। ठीक है, ताकि बूटिंग सिस्टम अच्छी तरह से हो सके। और मान लीजिए अगर ये बैटरी खत्म हो गई, फेल हो गई, तो आप जब कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको पुराना ही टाइम और पुरानी डेट मिलेगी। ठीक है, रॉन्ग टाइम और रॉन्ग डेट मिलेगी। और जो मोस्ट कॉमन यूज बैटरी होती है उसके अंदर होती है CR2032 लिथियम बैटरी। तो ये है आपकी CMOS बैटरी। अब एक्सपेंशन स्लॉट देख लेते हैं। जब भी आपको अपने मदरबोर्ड में, जब भी आपको अपने कंप्यूटर में आपको अपडेट करना है और या फिर कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर जोड़ना है, तो उसके लिए स्लॉट बने रहते हैं आपके मदरबोर्ड पे। ठीक है, उस पर आप, जैसे आपको कोई रैम एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ठीक है, आपको अपना वाईफाई कार्ड ऐड करना है, ब्लूटूथ कार्ड ऐड करना है, तो कुछ भी आपको ऐड करना है, कुछ आपको हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए मदरबोर्ड पर अलग से स्लॉट बने रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। आपको एक्स्ट्रा रैम बढ़ानी है अपने, या फिर एक्स्ट्रा SSD बढ़ानी है उसलिए। तो पहले ये आते थे, अब भी आते हैं, ये आते हैं आपके PCI स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ये देखिए PCI स्लॉट, ये रहा। ठीक है, तो ये पहले ज़्यादा यूज़ होते थे। ये जैसे नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड या कुछ आपको ऐड करना है तो इसके थ्रू ऐड कर सकते थे आप, इसमें लगा देते। फिर अब जो नए आने लगे हैं वो PCIe, ठीक है, PCI एक्सप्रेस कार्ड आने लगे हैं, ये थोड़े फास्ट हैं। ठीक है, ये देखिए ये PCI एक्सप्रेस कार्ड है का स्लॉट है ये। इसमें आप कोई भी ग्राफिक कार्ड, अपना वाईफाई कार्ड या फिर SSD लगा सकते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे X1, X4, X8। ये देखिए X1, X4, X8, इन सबके अलग अलग टाइप हैं। अब हम लोग कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं अपने कंप्यूटर की। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस रहती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस रहती है। तो पहले इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड, आपको पता ही होगा। ठीक है, यूज़ किया होगा आपने कीबोर्ड। इन्वेंट किसने किया था, क्रिस्टोफर लैथन सोल्स। ठीक है, इन्हें क्वालिटी कीबोर्ड किया था। ठीक है, क्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, QWE, ERT, ठीक है, ये सीरियल में होती हैं, इसी के नाम पे क्वालिटी पड़ा। ठीक है, F से लेकर 12 तक फंक्शन की होती हैं, और ये आपका अलग से न्यूमेरिकल कीपैड होता है। टॉगल की क्या होती है कीबोर्ड में, टॉगल की मतलब समझिए कि जो सिस्टम किसी स्विच को ऑन ऑफ करे। टॉगल की मतलब होता है कि वो ऑन ऑफ का फंक्शन स्टार्ट करे। ऑन ऑफ का फंक्शन मतलब जैसे कैप्स लॉक, आपने कैप्स लॉक दबाया, ठीक है, तो फिर वो कैपिटल में लिखने लगेगा, कैपिटल लेटर ऑन हो जाएंगे। और कैप्स लॉक आपने फिर दबाया तो फिर ऑफ हो जाएगा, फिर वो स्मॉल लेटर में लिखने लगेगा। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखने लगेगा। तो ये ऑन ऑफ का काम कर रहा है ना, तो यही टॉगल की है। वैसे नंबर लॉक, ठीक है, नंबर लॉक दबा देंगे तो यहाँ के कीपैड कीपैड के नंबर जो है काम करना बंद कर देंगे। फिर लॉक खोल देंगे तो फिर कीपैड का ये नंबर है काम करना शुरू कर देंगे। वैसे ही है आपका स्क्रॉल लॉक। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं टॉगल की। आपके जो कीबोर्ड बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कुछ वायर्ड होते हैं, वायरलेस भी आते हैं। ठीक है, और मेनली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेके 104 तक कीज लगभग होती हैं। दूसरा आपका इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, तो माउस भी पहले फाउंडर कौन थे इनके, वो थे डगलस एगलबर्ट। ठीक है, और तीन तरह के माउस हम लोग देखे होंगे। पहला है मैकेनिकल माउस, ये पहले यूज होता था। इसके अंदर एक बॉल रहती है, मैकेनिकल बॉल, ठीक है, जो मूवमेंट के काम आती है। अब यूज नहीं होता। आपने अगर देखा हो तो पहले इसके अंदर एक बॉल आती थी, मैकेनिकल बॉल, और यही मूवमेंट के काम आती थी। अब ये यूज नहीं होता। अब इसकी जगह आते हैं लेजर या ऑप्टिकल माउस। ये है ऑप्टिकल माउस।
ठीक है। ऑप्टिकल माउस के अंदर यहाँ एलईडी होती है, ठीक है, एलईडी का यूज़ होता है। और लेज़र माउस के अंदर लेज़र का यूज़ होता है, ठीक है। तो माउस के अंदर क्या क्या होता है, लेफ्ट 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 क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील और एक डीपीआई। ये देखिए डीपीआई। डीपीआई क्या होता है, डीपीआई होता है डॉट पर इंच, ठीक है। मान लीजिए इसे आपने बढ़ा दिया तो आपका जो उसका माउस का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, आपका माउस और सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। कम कर दिया तो आपका माउस कब सेंसिटिव रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है। तो यही है डॉट पर इंच, आपका माउस के अंदर लगा रहता है। कुछ माउस में मिलता है, कुछ में नहीं होता है। तो कितने तरह के माउस हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, लेज़र और वायरलेस। ऑप्टिकल माउस में आपका एलईडी यूज़ होती है और लेज़र में लेज़र लाइट यूज़ होती है। लेज़र वाले थोड़े महंगे रहते हैं, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। क्योंकि जो ऑप्टिकल माउस आप लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मेनली ऑप्टिकल माउस माउस ही यूज़ होता है, थोड़े चीप रहते हैं, तो वो प्लेन सरफेस जैसे आपके टेबल हुआ वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। लेज़र माउस थोड़े सेंसिटिव रहते हैं और पावरफुल रहते हैं, वो लगभग सभी सरफेस पे यूज़ हो जाते हैं। अब अगला है आपका इनपुट, जैसे स्कैनर, ठीक है। जब भी कोई आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है उसके लिए स्कैनर यूज़ होता है। तो अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे फ्लैट बेड, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। फिर आपका आएगा फ्लैट सीट फेड, ऊपर सीट डालेंगे नीचे से निकलेगी, स्कैन हो जाएगा। फिर आता है हैंड हेल्ड, ये पोर्टेबल स्कैनर। और फिर आपने देखा होगा ये मशीन जो आपके अंदर प्रिंटर्स लगे होते हैं, इसमें स्कैनर भी होता है, फोटोकॉपी भी होता है, फैक्स भी होता है, ठीक है। फिर आपका आएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक्चुअली चेक को रीड करने के लिए यूज होता है। चेक पे जो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। ये बैंकों में यूज किया जाता है। फिर आपका आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो आप एग्जाम देते हैं, OMR भरते हैं, तो उसे रीड करने के लिए क्या यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जैसी मशीन होती है, आपका OMR यहाँ डाला और जो भी आपने काला करा होगा उसने वो रीड कर लेगा यहाँ से, ठीक है। ये एग्जाम और सर्वे के लिए यूज होता है। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई बुक है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, उसे आपको डिजिटाइज करना है, मतलब उसे अपने उसका डिजिटल कॉपी बनानी है, तो उसके लिए यूज होता है कन्वर्ट प्रिंटेबल प्रिंटेड टेक्स्ट टू एडिबल टेक्स्ट, मतलब उसे उसकी डिजिटल कॉपी बनानी है। आप इसे उसके ऊपर देखिए, ये फहराएंगे तो ये सब पूरा जो है रिकॉर्ड कर लेगा और उसके एक मॉनिटर पर डिजिटल कॉपी बना देगा, ठीक है। तो अगर कोई डिजिटल बुक बनानी हो, डॉक्यूमेंट बनाना, उसके लिए यूज होता है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, जैसे अपने मोबाइल्स में स्कैनर्स में गूगल लेंस का यूज़ होता है, तो वो यूज़ करके वो जितना भी आपको डाटा अगर आपकी जो बुक में होगा वो उससे कैप्चर कर लेगा, जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो वो भी इसी चीज़ का यूज़ करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर जनरेशन का। गूगल लेंस जो आप देखते हो ना, गूगल लेंस देखिए आप, वो भी सारे कैरेक्टर्स जो हैं, आपने कहीं गूगल लेंस यूज़ करेंगे तो जो भी लिखा होगा सारे कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसे कॉपी कर लेगा, तो वो यूज़ करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर आप बार कोड रीडर, ठीक है। ये सुपरमार्केट में आप देखना होगा, जो आपको प्रोडक्ट लगे होते हैं उसके पीछे बारकोड रहता है, उसे पढ़ने के लिए ये बारकोड रीडर होता है, ठीक है। ये बारकोड भी रीड कर लेता है और क्यूआर कोड भी रीड कर लेता है, ठीक है। क्यूआर कोड भी रीड कर लेता है और बार कोड भी रीड कर लेता है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, और इसे इन्वेंट किया था मसाहिरो हारा ने 1994 में। अगली हम लोग के इनपुट डिवाइसेस है बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। ये सब इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। जैसे या हम लोग ज़्यादा यूज़ आधार के लिए यूज़ करते हैं या फिर अटेंडेंस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिसों में लगी रहती हैं, ठीक है। ऑफिस में लगी रहती हैं अटेंडेंस सिस्टम के लिए, आधार के लिए। फिर आपका वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है, जो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। फिर ये लाइट पेन, ठीक है, ये स्क्रीन पे लिखने के लिए यूज़ होता है। फिर ये जॉयस्टिक मेनली गेमिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। या फिर स्टिमुलेटर के लिए यूज़ होती है, जैसे एयरक्राफ्ट में जो स्टिमुलेटर होता है ना, वो भी इसी तरह टाइप का होता है, जॉयस्टिक टाइप का। तो ये गेमिंग के लिए यूज़ होती है जॉयस्टिक। फिर टच स्क्रीन,
टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, ठीक है, टच स्क्रीन दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। क्योंकि टच स्क्रीन में आप टच भी कर रहे हैं तो इनपुट दे रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं वो आउटपुट है। तो ठीक है, टच स्क्रीन क्या होगा, आपके जो मोबाइल की टच स्क्रीन है वो इनपुट है, आउटपुट दोनों है। ठीक है, तो दो तरह की होती है, एक रेजिस्टिव एक कैपेसिटिव। जो पहले मोबाइल आते थे वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होते थे, आप ठोकते रहिए, बहुत तेज दबाना पड़ता था आपको, तब काम करते थे। अब ये कैपेसिटिव हो गए हैं, अब बहुत ही स्मूथ चलते हैं, छूते मतलब आपको बस टच करना होता है तब रिस्पॉन्स कर देते हैं तुरंत। ये ट्रैक बॉल है, ठीक है, इसे इन्वर्टेड माउस भी कह सकते हैं, इसमें एक रोलिंग बॉल लगी रहती है। ठीक है, ये ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, सी कैड या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है ये। फिर ये स्टाइलस और डिजिटल पेन, मेनली लैपटॉप या फोन में आप यूज़ करते हैं लिखने के लिए। फिर ग्राफिक टैबलेट, ये देखिए, ठीक है, ये ड्राइंग के लिए यूज होता है, जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ तो इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ग्राफिक टैबलेट का ही। फिर स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, ये एटीएम कार्ड या फिर आपके आईडी कार्ड को रीड करने के लिए यूज होता है। फिर माइक्रोफोन, ठीक है, ये माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है, साउंड साउंड लेता है ये। अब कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं हम लोग, जैसे मॉनिटर। तो मॉनिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो पहले सीआरटी, जैसे सीआरटी आपने सीआरटी वो देखे होंगे, सीआरटी मॉनिटर देखे होंगे, या फिर आपके यहाँ पुराने का अगर कोई टीवी होगा तो वो भी सीआरटी पे बेस होगा। ठीक है, तो बहुत बड़े से रहते हैं सीआरटी टीवी। ठीक है, बहुत बड़े से रहते हैं सीआरटी टीवी। ये देखिए, ये सीआरटी मॉनिटर आपका, ठीक है, पीछे से अलग से निकला रहता है इसमें। तो इसमें कैथोड रे यूज होती है, इसमें जो है कैथोड रे यूज होती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गए, अब तो यूज ही नहीं होते ये, तो और ये पावर बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद आया आपका एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें जो शीट होती है, मतलब जो इसमें एक शीट बनती है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनती है, और उसके पीछे लगी रहती है बैकलाइट। ठीक है, उसके पीछे लगी रहती है बैकलाइट, एक इसमें लिक्विड क्रिस्टल की शीट यूज होती है और उसके पीछे लगी रहती है बैकलाइट, कौन सी, CFL। ठीक है, तो ये काफ़ी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, और ये CRT से कम पावर कंज्यूम करते हैं। फिर आता है आपका LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये थोड़े LCD से एडवांस है। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो इसमें भी यूज होती है, LED में भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही यूज होती है, बस जो बैक लाइट यहाँ हम लोग यूज कर रहे थे ना, CFL, उसकी जगह यहाँ बैक लाइट जो है वो LED यूज होती है। जो पीछे से क्रिस्टल पर लाइट डालती है ना, वो LED होती है। यहाँ पर बैकलाइट CFL यूज होती थी, अब यहाँ बैकलाइट LED यूज होती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, ज़्यादा इसमें आपको ब्राइटर दिखेगा। ठीक है, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। फिर आया आपका OLED, ऑर्गेनिक LED। इसमें कोई बैकलाइट यूज नहीं होती, क्योंकि इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, एक कार्बन की शीट मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, उसमें से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके जो अंदर मटेरियल होते हैं, पिक्सल होते हैं, वो खुद लाइट जनरेट कर देते हैं, वो खुद में जलते हैं। ईच पिक्सल इमिट्स ओन लाइट। तो इसमें बैक एलईडी या फिर एलसीडी, जैसे एलसीडी में बैक लाइट यूज हो रही थी या एलईडी में ब्लैक लाइट यूज हो रही थी, इसमें बैक लाइट की जरूरत नहीं है हम लोग को, इसमें पिक्सल खुद की लाइट इमिट करते हैं। तो जो कलर आते हैं ना, वो काफी कॉन्ट्रास्ट रहते हैं, काफी अच्छे कलर आते हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी रहता है। फिर एक आता है प्लाज्मा टीवी, ये भी बहुत पुराना हो गया है। इसमें जो सीट होती है उसमें एक छोटे छोटे सेल होते हैं, गैस फील्ड। ठीक है, उसमें गैस भरी होती है। ठीक है, प्लाज्मा टाइप में गैस भरी होती है, और वो कौन सी गैस होती है, वो ज़्यादा नियॉन एक्सॉन होती है। तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उस सेल्स में से जिनमें गैस भरी होती है, तो वो ग्लो करते हैं। ठीक है, तो वो ग्लो करते हैं। तो इसमें भी हम लोग को बैक लाइट की जरूरत नहीं होती है, इसमें भी खुद की लाइट, जो पिक्सल्स हैं, खुद की लाइट इमिट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पावर बहुत कंज्यूम करते हैं, ये एलईडी और एलसीडी से बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, हैवियर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। इसलिए अब प्लाज्मा जो टेक्नोलॉजी है वो अब यूज़ नहीं होती है, अब मोस्टली एलसीडी और एलईडी यूज़ होती है, या फिर ओलेड।
अब कुछ हम लोग फैक्ट डाल लेते हैं, जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट, बस वो टच मॉनिटर ना हो, क्योंकि टच मॉनिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, ठीक है, वो टच ना हो, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट, ठीक है। जो इमेज क्वालिटी होती है मॉनिटर की वो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, 920x1080। अच्छा, 920x1080 मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कितने पिक्सल हैं स्क्रीन पे। ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, तो 90180 का मतलब ये है कि 80, ठीक है, इतने पिक्सल ऐसे, और 1920 इतने पिक्सल ऐसे, ठीक, इतने पिक्सल हाइट में और इतने पिक्सल विड्थ में, पिक्सल है स्क्रीन में। और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे स्क्रीन में, उतने स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना साफ इमेज आएगी। कम पिक्सल मतलब कम इमेज साफ, ज़्यादा पिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छी इमेज और ज़्यादा साफ इमेज, ठीक है। और पिक्सल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले होती है, ठीक है, डिस्प्ले की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो आपकी स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उतनी साफ इमेज होगी आपकी स्क्रीन की, ठीक है। अब रिफ्रेश रेट देख लेते हैं। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नापा जाता है। कि स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या है? मतलब इसका ये है कि स्क्रीन 1 सेकंड में इमेज को कितनी बार अपडेट कर रही है। जैसे आपके मोबाइल का आपने सुना होगा आपके मोबाइल का 60 हर्ट्ज रेट है या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो इसका मतलब है जो आपके मोबाइल में इमेज दिखाई दे रही है या लैपटॉप में इमेज दिखाई दे रही है, वो 1 मिनट में 60 बार रिफ्रेश हो रही है। वैसे अगर 120 हर्ट्ज आपकी रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का, तो मतलब 120 बार वो इमेज अपडेट हो रही है पर सेकंड। तो जितनी बार वो अपडेट होगी, जितनी बार जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा, उतना ज़्यादा आपको स्मूथ चलेगा आपका आपका मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो भी स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन जितना ज़्यादा उसका रिफ्रेश रेट होगा, उतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा, उतना ज़्यादा आपको हैंग नहीं करता दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड जो मॉनिटर साइज होता है, हम लोग जो मोबाइल या फिर लैपटॉप का नापते हैं वो डायगोनल नापते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहेंगे 32 इंच, तो 32 इंच ऐसे नापेगा डायगोनल। जैसे 55 इंच है, तो ये डायगोनल में नापते हैं 55 इंच, ठीक है। ये देखिए एच डी रेजोल्यूशन क्या होता है, 1280 इंटू 720। फुल एच डी होता है 1920 इंटू 1080। 4K होता है 3840 इंटू 2160, और 8K होता है 7680 इंटू 4320। इसका मतलब क्या है कि एच डी में इतने पिक्सल्स हैं, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। फुल एच डी में इतने पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल का नंबर बता रहा है, ठीक है। 4K क्या क्या मतलब है? 4000, क्योंकि ये देखिए 3840 लगभग 4000 के पास है, तो इसका मतलब 4K स्क्रीन है ये 8K स्क्रीन है, ये 8000 के पास है, तो 8K स्क्रीन है ये। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लियर इमेज, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। अलग तरह के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर हम लोग अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे पूरा अलग से, ठीक है। इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्लॉटर जो है मेनली, जो आपको ये प्रिंटर में तो A4 साइज का हम लोग प्रिंट करते हैं, और जब बड़ा कुछ प्रिंट करना हो, मैप प्रिंट करना हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर प्रिंट प्रिंट करना हो, कोई डिज़ाइन प्रिंट करना हो, तो फिर हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ये बड़ी मशीन होती है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर आपके हेडफोन हो गए, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका प्रोजेक्टर हो गया, जो थिएटर और क्लासरूम में यूज़ होता है, ये आउटपुट डिवाइस है। एलईडी बोर्ड, ये देखिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में लगे रहते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है आपका ब्रेल डिस्प्ले। मेनली जो ये फिजिकली इम्पेयर्ड, मतलब जो आंखों से देख नहीं जो देख नहीं सकते, उनके लिए यूज़ होता है। तो इस पे क्या होता है कि जो ब्रेल डॉट्स होते हैं, इस पे जो है डॉट्स उभर आते हैं, तो वो डॉट छू के पहचान सकते हैं कि क्या लिखा है। जो टेक्स्ट आपने कोई, ये क्या करता है, जो टेक्स्ट को ब्रेल डॉट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो डॉट्स इस पे उभर आते हैं, तो जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसे दिख नहीं रहा, वो इसे छू के पता कर सकता है कि इस पे क्या लिखा है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं ब्रेल डिस्प्ले। प्लॉटर कटर मेनली डिजाइनिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ये, ठीक है। और फिर वीआर हैंडसेट।
जैसे कि वी आर हैंडसेट, ठीक है, ये गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, 3D विजुअल के लिए, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट। अब कुछ डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट भी होती है और इनपुट भी होती है। इसका क्या मतलब है कि वो इनपुट भी ले सकती हैं और आउटपुट भी दे सकती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग हाइब्रिड डिवाइसेस। जैसे टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में आप देख भी रहे हैं और आप इनपुट भी दे रहे हैं। जैसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर का काम प्रिंट करना है, लेकिन अगर उसमें स्कैनर लगा हुआ है तो वो फिर इनपुट भी देगा ना। अगर प्रिंटर का काम प्रिंट करना है और उसके ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है तो वो स्कैन भी करेगा, तो ये मल्टी फंक्शन डिवाइस हो गई, मतलब हाइब्रिड डिवाइस हो गई। मॉडर्न, ठीक है, डाटा ले भी रहा है, डाटा दे भी रहा है। वी आर हैंडसेट, ठीक है, देखिए जो वी आर हैंडसेट में जो दिखाई दे रहा है, हम लोग देख रहे हैं वो डिस्प्ले है, लेकिन इसके जो सेंसर है, वी आर सेट में सेंसर भी लगे रहते हैं आपके मूवमेंट के हिसाब से, वो इनपुट डिवाइस है। जैसे प्लॉटर, ठीक है, वो कमांड ले रहा है, वो इनपुट है, और जो ड्राइंग दे रहा है वो आउटपुट है, ठीक है, तो ये हाइब्रिड डिवाइस हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पूरा आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पूरा हम लोग कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।